हर चरण के मतदान में चुनावी मुद्दे नया चोला ओढ़े खड़े दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे से शुरू हुआ, जो मुस्लिम आरक्षण से होता हुआ खटाखट फटाफट तक पहुंच गया। एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने और बचाए रखने के दावे के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमला किया। 7वें चरण के चुनाव प्रचार तक पश्चिम बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट भी एक चुनावी मुद्दा बन गया। चुनाव के दौरान डीप फेक वीडियो भी सामने आए, जो अब तक के चुनाव में कभी नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग के द्वारा 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की घोषणा के तत्काल बाद दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पहले बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और लोकतंत्र पर खतरे को बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में पेश किया था। वहीं भाजपा मोदी की गारंटी और 10 साल के प्रदर्शन के सहारे अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी। तमिलनाडु के कच्छतीवु और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़ दे तो पहले चरण का चुनाव कमोवेश इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहा। पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने तेलंगाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाति आधारित गणना के साथ ही राष्ट्रव्यापी सर्वे और संपत्ति के बंटवारे का नया मुद्दा छेड़ दिया। इस मुद्दे को तूल देने का काम गांधी परिवार के निकटतम रहे सैम पित्रोदा ने संसाधनों के समान वितरण के बयान देकर कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तत्काल मध्यम वर्ग का बड़ा मुद्दा बनाते हुए महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने और 4 कमरे के फ्लैट में 2 कमरे को लेकर दूसरे को दिए जाने से जोड़ दिया। वहीं दूसरे चरण का मतदान होने तक भाजपा और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच इसी को लेकर तकरार होती रही और प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी के शहीद होने वाला बयान देते हुए सोनिया गांधी के देश के लिए अपने मंगलसूत्र के बलिदान से इसका जवाब दिया। दूसरे चरण के पहले इस मुद्दे पर अखबारों के लेख, टीवी चैनल्स के डिबेट और सोशल मीडिया पर चल रहे तर्क वितर्क को देखकर ऐसा लगा कि कहीं पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर न निकल जाए। लेकिन दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होते ही नए मुद्दे की एंट्री हो गई। मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 का चुनाव तीसरे चरण के प्रचार में राजनीतिक आक्रामकता पर पहुंच गया। आमजन के मुद्दे गौण हो गए। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहजादा, परिजादा, हिंदू मुस्लिम और तुष्टीकरण पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे पर जमकर शब्द वाण छोड़े, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल अपनी अपनी तरह से एजेंडा सेट करने की कवायद करते नजर आए। देश में तीसरे चरण के मतदान के बीच ही मुसलमान को आरक्षण देने वाले मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। लालू यादव ने कहा मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का असली प्लान यही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मुस्लिम आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा रहा। 5वें चरण के चुनाव में बेहद तीखे धर्म और जातीय ध्रुवीकरण की बयानबाजी देखने को मिली। प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आए तो वह रामलला को वापस तंबू में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि विपक्ष निरस्त किए जा चुके अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने भाजपा को मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करने का आरोप लगाया। वे आरक्षण और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर भी आक्रामक रहे। इन मुद्दों को लेकर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस और भाजपा को चेतावनी दी कि वे समाज के ताने बाने को खराब नहीं करें। छठे चरण से पहले राहुल का महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे ट्रांसफर का वादा किया, तो दूसरी तरफ संविधान और लोकतंत्र बचाओ का नारा भी विपक्ष ने बुलंद रखा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की धड़ाधड़ इंटरव्यूज पर तंज कसा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी तंज कसा कि 4 जून आते ही दिल्ली और यूपी के शहजादे विदेश छुट्टियां मनाने चले जाएंगे। खटाखट 7वें चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गठबंधन में खासतौर कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। इस चरण में हरियाणा में कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो पंजाब में करतारपुर साहिब से लेकर नशे के कारोबार और सीएए के तहत बंटवारे के शिकार हुए सिखों को नागरिकता देने की भी बात कही।
साथ ही पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के ओबीसी सर्टिफिकेट पर भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। चुनाव में सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक डीप फेक वीडियो सामने आया। खुद भागवत ने इसे फर्जी बताते हुए लोगों को सावधान किया और साथ ही आरक्षण को लेकर संघ की प्रतिबद्धता भी दोहरा दी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का ऐसा ही फेक वीडियो सामने आ गया, जिसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं ने साझा किया था। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को SC ST OBC विरोधी बताते हुए कहना शुरू किया कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस में FIR के साथ ही भाजपा ने फेक वीडियो का बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। देश में आज़ादी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में अब तक हर बार एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता रहा है, लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है जबकि लोकसभा चुनाव के हर चरण में अलग अलग मुद्दों की गूंज सुनाई दी। भाजपा के 400 पार के नारे के जवाब में अगर कांग्रेस ने आरक्षण बदलने की बात को उछाला, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मुस्लिम आरक्षण और सीमा पार से समर्थन की बात भी की गई। कई बार तो ये जुबानी जंग इतनी तीखी हो गई कि चुनाव आयोग को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब 7वें चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है, तब OBC सर्टिफिकेट और नशे के कारोबार को लेकर मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज सोनी। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता रहे भंवरलाल शर्मा की पुण्यतिथि आयोजित की गई और चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर में शिरकत मुख्यमंत्री ने की। भंवरलाल शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से भंवरलाल शर्मा के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वचनलाल शर्मा ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बीजेपी और जनसंघ के संस्थापक सदस्य और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा ने इस पूरे ध्येय को जिंदगी में सेवा का मार्ग बना लिया। शिविर में भंवरलाल शर्मा की पुत्री और बीजेपी नेता मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, बाल मुकुंदाचार्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। चिकित्सा शिविर में 1500 मरीजों को निःशुल्क जांच एवं परामर्श दिया गया। साथ ही आवश्यक दवाइयां और नजर के चश्मे भी उपलब्ध करवाए गए। श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया हूं। निश्चित रूप से उन्होंने जो पार्टी का काम बढ़ाया, मेरा कार्यकर्ताओं से सबसे आह्वान है कि उस कार्य को उनके को आगे बढ़ाएं। और माननीय भंवरलाल जी ने जिस तरह से राजस्थान के अंदर पार्टी को मजबूत किया है, हम उनके उन सिद्धांतों पर चलते हुए पार्टी को भी मजबूत करें और राजस्थान को हम विकसित राजस्थान और देश को विकसित भारत बनाने का काम करें। मैं इस मौके पर आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जी की सलाह जो है उनके MLA मंत्री नहीं माने और उसकी वजह से वह आज प्रदेश का यह हाल हो गया। और मुख्यमंत्री जी की वो नहीं मानते थे और मुख्यमंत्री जी उनकी नहीं मानते थे। इस कदर आज प्रदेश को इतने बड़े कर्जे पर उन्होंने ठहरा दिया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब, जिन्होंने आते के साथ ऐतिहासिक जो काम किए, उससे आज प्रदेश की दिशा और दशा बदल गई और प्रदेश जो 5 साल में काम होने थे वो 5 महीने में काम नजर आ रहे हैं। झुंझुनू के प्रभारी सचिव डॉक्टर समीर शर्मा शहर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रभारी सचिव ने पेयजल और बिजली आपूर्ति का ब्लॉक स्तरीय फीडबैक लिया। इस दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि सरकार भीषण गर्मी में पेयजल और बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकारियों को फील्ड में लगा रखा है। PWD की तरफ से बन रही सड़कों में ठेकेदारों की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका भुगतान रोका जाएगा। विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक अभी आयोजित की गई। सरकार के निर्देश ये हैं कि पहले तो पेयजल जो प्रबंधन है वो सही हो और कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे, सभी को यथासंभव हम पानी पहुंचाएं। अगर कोई उनकी समस्या आ रही है उसको दूर करें, अवैध कनेक्शन उसको दूर करें। अगर हम कोई पाइप से अगर उसको पानी नहीं दे पा रहे तो टैंकर चला के हम उसको पानी उपलब्ध कराएं। तो जब तक जो मानसून के आने का पहले का समय है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाए, कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं रह जाए जो पानी की वजह से वंचित रह जाए। दूसरा है जो बिजली है वो निर्बाध रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अभी कुछ संकट है क्योंकि गर्मी में जो मांग है बिजली की वो भी बढ़ जाती है।
शासन और प्रभारी सचिव डॉक्टर रवि जैन झालावाड़ दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पेयजल, बिजली आपूर्ति, मनरेगा, चिकित्सा समेत कई संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी सचिव मंडावर गांव में तैयार नर्सरी और तालाब सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया और चारागाह भूमि और खुले मैदान में ज्यादा पौधारोपण करने के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर ने पानी की मोटर न लगाने और पानी व्यर्थ न बहाने की बात कही। साथ ही अधिशासी अभियंता को हैंडपंप की मरम्मत करवाने और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने सैटेलाइट अस्पताल झालरापाटन में पर्ची वितरण केंद्र, दवा वितरण केंद्र, ओपीडी, लेबर रूम समेत पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी देखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश पर सभी जिला प्रभारी सचिवगण अपने अपने जिलों में दौरे कर रहे हैं। मैं झालावाड़ जिले का प्रभारी हूं और कल यहां पर मैं आ गया था। सबसे पहले हमने सभी विभागों के अधिकारियों की और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग ली और यहां पर जो विभाग की गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी ली। सारे विभाग उपस्थित थे और ख़ासतौर से पेयजल, बिजली, मेडिकल एंड हेल्थ, फॉरेस्ट, ज़िला परिषद वगैरह ये सभी थे, तो उन सबसे हमने जानकारियाँ ली। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन.के. ने क्षेत्रीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संचालन और स्थापना के लिए संबंधित लंबित मामलों और उनके कारणों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्रीय स्तर पर सभी लंबित प्रकरणों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने मुख्यालय द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले मौका मुआयने पर गहन चर्चा करते हुए प्रत्येक अधिकारी से कार्य प्रगति की रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी ली। आगामी 5 जून को होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा युवा एवं बच्चों को शामिल कर प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए नवाचार किए जाने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन ने कहा कि मंडल के लिए हितधारकों के हित सर्वोपरि है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि समस्त क्षेत्रीय अधिकारी आवश्यकता अनुसार कार्यों की सूची तैयार कर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वो सामान्य प्रशासन और अन्य विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और हितधारकों के लिए किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता बताएं। जयपुर स्थित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अभिनव पहल की। यह मंडल कार्यालय का मुख्य रास्ता पर्यावरण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण मार्ग का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रदूषण की समस्या से निपटने और आमजन को अधिकाधिक पौधारोपण हेतु जागरूक करने के लिए पर्यावरण मार्ग बनाया गया। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर के उम्मीद भवन में फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान की तरफ से स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में राजस्थान और विभिन्न प्रदेशों से आए स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में जोधपुर के पूर्व नरेश अगस्त सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने सभी अतिथियों का आभार जताया। पहले मुझे बहुत खुशी है कि ये चौथा सेशन यहाँ हो रहा है उम्मीदों में और पहला वाला रोड शो है जो 3 हमने पहले किए हैं और इस वक्त जो अटेंडेंस है वो बहुत ही बढ़िया है, पूरा हाउसफुल है। ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि एसोसिएशन की तरफ से हमारे जोधपुर एसोसिएशन की तरफ से पूरा प्रयास हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये जो डोमेस्टिक टूरिज्म मार्ट हो रहा है जयपुर में बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। देखिए अभी जो अपना ये आज स्टेक होल्डर्स मीट हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जो कि सितंबर के महीने में होगा, जिसमें पूरे देश के प्रोमिनेंट टूर ऑपरेटर्स, होटल ग्रुप्स वाले यहाँ पर आएंगे जो अपने को टूर बुकिंग्स देती हैं राजस्थान में।
तो जब वो लोग आते हैं तो यहाँ के लोग भी अपने क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से हेरिटेज टूरिज्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका एक B2B प्लेटफॉर्म है जिसमें आपस में बैठ के वो बातचीत करते हैं और उससे राजस्थान को बुकिंग्स मिलती है। सरिस्का के लिए चालू वर्ष 2024 बड़ा शुभ रहा है। इस साल के पहले 5 महीने में सरिस्का में 5 बाघ शावकों का जन्म हो चुका है, जिससे सरिस्का में बाघ पुनर्वास प्रक्रिया को नई गति और ठोस आधार मिला है। इस साल 13 मार्च को बाघिन ST12 कैमरा ट्रैप में 3 शावकों के साथ नजर आई थी और अब बाघिन ST27 2 शावकों के साथ नजर आई। सरिस्का में अब बाघों की संख्या 35 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है, जो आज तक की सरिस्का में सबसे ज्यादा संख्या है। हालांकि बाघिन ST14 की बेटी ST27 के शावकों के जन्म के मामले में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 27 मई को ही खबर प्रसारित कर दी थी, लेकिन 2 दिन तक सरिस्का प्रशासन शावकों के जन्म को लेकर खबर की पुष्टि करने से बचता रहा था। अब मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर शावकों की तस्वीर पोस्ट कर वन विभाग को शुभकामनाएं दी। इसके बाद सरिस्का प्रशासन ने इस खबर को सार्वजनिक किया। RBSE ने 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें बाड़मेर की बेटी निकिता चौधरी ने 99% अंक हासिल कर जिले को टॉप किया है। जिले में प्रथम स्थान हासिल करने की सूचना के बाद निकिता के घर में खुशियों का माहौल बन गया। लोग बधाइयां देने के लिए पहुंचे। टॉपर निकिता चौधरी ने बताया कि परिणाम आने के बाद वो बेहद खुश हैं और कहा कि मैं हमेशा स्कूल से आने के बाद 6 घंटे घर पर पढ़ाई करती थी। का श्रेय तो स्कूल वाले और घर वालों को है, और खुद की मेहनत तो अलग से थी, और घर वालों ने सपोर्ट किया, स्कूल वालों ने अच्छे से पढ़ाया और सपोर्ट किया। अलग से क्लासेस लगती थी और गर्मियों में भी अभी भी लगती थी, अभी ज़्यादा गर्मी की वजह से छुट्टियां कर दी है। और मयूर स्कूल तो अलग से मेहनत करती है, ये सभी जानते ही हैं। मयूर स्कूल का अभी जो रिकॉर्ड रहा था तरुणा चौधरी का, वो भी पूरा राजस्थान फेमस था। खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है। यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी कक्षा 10वीं परिणाम में कस्बा लक्ष्मणगढ़ के लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र नमन गुप्ता ने 99% अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं 99% अंक हासिल करने के बाद नमन गुप्ता के घर बधाई देने का तांता लग गया। यहाँ लोगों ने नमन गुप्ता को माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान लोगों ने विद्यालय निदेशक मोरध्वज सिंह चौधरी का भी सम्मान किया। मध्यम वर्ग से परिवार से आने वाले नमन गुप्ता के पिता व्यापारी हैं और माता घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। नमन गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय निदेशक मोरध्वज सिंह चौधरी, गुरुजन और माता पिता को दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के परिणाम में जयपुर के युवराज रजवानिया ने 98.67% और आदर्श शाक्या ने 97.83% अंक हासिल कर जयपुर का नाम रोशन किया। युवराज और आदर्श ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई बहन और गुरुजनों को दिया है। मैं राहुल स्कूल का छात्र हूँ और मेरे 10वीं के परिणाम में 98.67% अंक मिले हैं, और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को और अपने गुरुजनों को, जो कि हमारे विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ और एकदम बहुत ही अच्छे गुरुजन हैं, उनको देना चाहता हूँ। मैंने आज 10वीं क्लास में मैंने 97.83 अंक प्राप्त किए हैं, 83% अंक प्राप्त किए हैं, और इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता, भाई बहन और गुरुजनों को देना चाहूँगा, और ख़ासकर मेरे सहपाठी जनों, जैसे ये मेरे बगल में तो खड़ा ही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे माता पिता का है। अगर उन्होंने इतनी मेहनत ना की होती तो मैं आज इस मुकाम पर ना पहुँचता। आगे बढ़ते हैं, खबर सीकर से है, जहां CLC द्वारा संचालित राजस्थान बोर्ड के स्कूल KVM ने 10वीं बोर्ड के परिणाम में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने की श्रृंखला को बरकरार रखा गया। चौधरी ने बताया कि KVM के देवी सिंह कविया ने 600 में से 595 यानी कि 99.17% अंक प्राप्त किए, तो वहीं हर्षवर्धन ने 600 में से 593 यानी कि 98.83% अंक प्राप्त करके KVM की श्रेष्ठता साबित। इसी क्रम में राहुल ने 98.50, शुभम जांगड़ ने 98.33% अंक प्राप्त किए।
ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने केवीएम की श्रेष्ठता साबित की है। केवीएम एकेडमिक हेड जितेंद्र बाजिया ने बताया कि केवीएम का हर दूसरा छात्र 80% से ज्यादा, हर तीसरा छात्र 85% से ज्यादा और हर चौथा छात्र 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वालों की सूची में। टॉपर छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय केवीएम स्कूल के शिक्षकों, अपडेटेड स्टडी मटेरियल और स्कूल प्रबंधन को दिया है। शानदार परिणाम के अवसर पर केवीएम में उत्साह का माहौल रहा और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए प्रसन्नता व्यक्त। आप सब जानते हैं सीएलसी का अपना खुद का स्कूल है केवीएम, जो राजस्थान बोर्ड का राजस्थान के टॉप 3 स्कूल में आता है। इसका प्रमाण है, रिजल्ट आया अभी 12th साइंस का तो हमारे बच्चे ने स्टेट को 3rd टॉप किया। रिजल्ट आया 12th आर्ट्स का, हमारे बच्चे ने स्टेट टॉप किया। और आज तो भाई साहब बछिट बोल गए, तो रिजल्ट हमारा 10th क्लास का आया है। मेरे पास खड़ा है देवी सिंह कविया, जिसका स्कोर है 99.17। मेरे पास खड़ा हर्षवर्धन का स्कोर है 593, 98.83। मेरे पास खड़ा राहुल, जिसका स्कोर है 591, 98.5%। मेरे पास का शुभम जहांगीर 590 और 98.33%। ये चारों बच्चे हुए हैं जिनका स्कोर अबाउ 98% है। रिजल्ट की कुल बात करूं दोस्तों तो 486 बच्चे एग्जाम में बैठे साहब। 80% से ऊपर 244 बच्चा है, यानी हर दूसरा बच्चा 80% पे है। विधवा महिला को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया और 15 जुलाई तक पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए। न्यायाधीश रेखा बोराना की खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए और आदेश की पालना नहीं करने पर 15 जुलाई को प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग को कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश भी दिए गए। सिरोही निवासी अनीता गोस्वामी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर बताया था कि याचिकाकर्ता के पति अनिल नर्स पद पर कार्यरत थे और 30 सितंबर 2015 को उनका निधन हो गया। अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्नी अनीता गोस्वामी ने आवेदन किया लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकलपीठ ने 17 जनवरी 2018 को 3 महीनों में अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। अब इस मामले पर सुनवाई 15 जुलाई को। राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत जहां तस्करों की संपत्तियां सीज की जा रही हैं, वहीं इसके साथ ही अब उनके अवैध निर्माण पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आज इस अभियान के तहत संग्रिया तहसील के गांव हरिपुरा में पोस्ट तस्कर रामू बावरी की करीब 8 करोड़ की संपत्ति, जिसमें एक नवनिर्मित घर, एक पुराना घर और 2 जगह कृषि भूमि और एक नोहरा शामिल है, इसको जब्त किया गया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से मोटी कमाई करने वाले तस्करों की संपत्ति को फ्रीज करने ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई। आरोपी रामू से मार्च 2024 में 6 क्विंटल पोस्ट और पोस्ट बिक्री की 30 लाख रुपए की राशि बरामद की गई थी। आरोपी अभी तक फरार है और इस मौके पर डीएसपी करणमान, जांच अधिकारी लाल बहादुर, संग्रिया थाना प्रभारी धर्मपाल, एसआई सुरेश कुमार, ढाबा चौकी प्रभारी रणवीर सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मार्च 2024 में 6 क्विंटल 30 किलो डोडा पोस्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें रामचंद्र उर्फ रामू बावरी, ये मुख्य अभियुक्त है, नामजद है, जो अभी फरार है, लेकिन उसकी जो संपत्ति है उसकी पूरी तस्दीक कराई गई। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। उसके तहत एनडीपीएस की 68F धारा के तहत इस संपत्ति को फ्रीज करवाया गया है, जिसमें रामचंद्र उर्फ रामू बावरी का घर और उसका जो कृषि भूमि है उसको फ्रीज करवाया गया। इस तहत रामू उर्फ रामचंद्र बावरी के कब्जा से 6 कुंटल 30 किलोग्राम डोडा व 30 लाख रुपए नकद डोडा बिक्री की राशि जब्त की गई थी। अनुसंधान के दौरान पाया गया कि रामू उर्फ रामचंद्र बावरी व उसका भाई सतपाल बावरी अपने परिवार सहित एनडीपीएस के अवैध कारोबार से करीब 8 करोड़ रुपयों की स्थायी संपत्ति खरीद किया है। अवैध कारोबार से अर्जित राशि से खरीद किया गया है, जिसे 68 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के तहत खरीद किया गया है। खबर जैसलमेर के सांकड़ा से है, जहां सनावाड़ा गांव में युवक का नाक काट देने और दूसरे व्यक्ति के सिर पर वार करने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हयात खान, हाफिज खान, इनायत खान, दिलबर खान और पठान खान को गिरफ्तार किया।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उसमें हमने कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और मामला ये ध्यान में आया है कि जो विक्टिम था उसकी पहली शादी जिस महिला के साथ में हुई थी, तो उसके परिवारजनों ने ये घटना की है क्योंकि वो कहीं ना कहीं घरेलू विवाद उनके बीच में था और उस कारण से नाक काटने की गंभीर घटना हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए हमने 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और उसमें अनुसंधान जारी है। खबर झुंझुनू से है, जहां दुष्कर्म के नामी आरोपी युवक की मौत हो गई है। युवक को मंडरेला पुलिस रेप के मामले में पकड़कर लेकर आई थी। रिमांड पर चल रहे आरोपी के थाने में लगातार पूछताछ चल रही थी। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी तो पुलिस ने युवक को मंडरेला कस्बे की CSC में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनू रेफर कर दिया गया, लेकिन झुंझुनू पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। मंडरेला थाने में एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया था 376 के मुकदमे में, वो भी पुलिस कस्टडी में चल रहा था। आज दिन में अत्यधिक गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई, उसे पहले CHC मंडरेला ले गया गया। वहाँ पर डॉक्टर ने देखा और उसे फिर झुंझुनू BD के हॉस्पिटल रेफ़र किया, पर हॉस्पिटल लाते लाते उसके रास्ते में मृत्यु हो गई। फ़िलहाल मर्ग दर्ज कर लिया गया है। 176 CRPC के अंदर मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो चुके हैं, उनके द्वारा जांच की जाएगी। भीलवाड़ा के मंडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ट्रक से टकरा गई। दर्दनाक हादसे में जीजा साले की मौत हो गई। दोनों तस्करी करते थे और पुलिस ने कार से 91 किलो डोडा चूरा जब्त किया। नशे की खेप को मध्य प्रदेश से जोधपुर की तरफ ले जा रही थी, तभी हरिपुरा चौराहे के पास ब्रिज पर ओवरटेक करते वक्त तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। मृतक जीजा साले मांगीलाल देवासी और भैरूलाल देवासी हैं। पुलिस ने क्रेन की मदद से शवों को बाहर निकाला और मंडल अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने मेड़ता सिटी में 2820 लीटर संदिग्ध मूंगफली तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल को सीज किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और ड्रग कंट्रोल इकबाल खान, अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा, जिला कलेक्टर नागौर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डॉक्टर राकेश कुमावत के निर्देशन में कार्रवाई की गई। मैसर्स महादेव उद्योग पर कार्रवाई कर मूंगफली का तेल का 1 नमूना और रिफाइंड सोयाबीन तेल केशर गोल्ड चंद्रन फ्रेश के 2 नमूने लिए। दूसरी कार्रवाई मुनि आश्रम रोड के सामने मैसर्स मदन मोहन ट्रेडिंग कंपनी पर की गई, जिसमें मिक्स मसाले, गर्म मसाला, पाव भाजी मसाला और किचन किंग मसाले के नमूने लिए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में घायल बुजुर्ग की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों और लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिजनों ने जाम हटाया। आपको बता दें कि मृतक बुजुर्ग और राधेश्याम तेली के परिवार के बीच जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा था। 24 मई को राधेश्याम तेली और बेटे कपिल ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान घायल अंबालाल शर्मा की मौत हो गई। इनकी रिपोर्ट पर 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है और बहुत जल्दी टीम भेज दी है। मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा और समझाइश की है जनता को और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। मान गए पोस्टमार्टम के लिए और सहयोग कर रहे हैं और पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो अपराधी उसके खिलाफ। 6 महीने से हम कार्रवाई करवा रहे हैं इनके। 6 महीने पहले रिपोर्ट की थी हमने, उल्टा में प्रार्थी को वहाँ थाने में बिठा के आपसी समझौता करवाने 3 फीट जगह दिलाई हमारी निजी जगह में से पुलिस वालों ने, और 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मैं 3 रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूँ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं और 28 तारीख को मैं कल डेथ होने के बाद भी गया उनके पास, कोई सुनवाई नहीं। मेरे को बुलाया, बल्कि मेरे को बुलाना उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य रिपोर्ट दर्ज करा सकता था। कोटा के अनंतपुरा में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों की करतूत सामने आई है। 2 अलग अलग पावर बाइक पर आए युवकों ने पेट्रोल पंप पर 1120 रुपए का पेट्रोल डलवाया। उसके बाद सेल्समैन को ऑनलाइन पेमेंट करने का झांसा देकर भाग निकले। बाइक सवार युवकों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सेल्समैन ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार युवकों की तलाश कर रही है।
तो मोटरसाइकिल पर 4 लड़के पावर बाइक से आए, आते ही उन्होंने कहा पेट्रोल डाल दो। आगे वाले ने कहा 520 का, मैंने 520 का डाल दिया। पीछे वाले ने कहा 600 का, मैंने 600 का डाल दिया। दोनों मिला के उन्होंने कहा पीछे वाला पेमेंट करेगा 1120 रुपये का। मैंने कहा भैया पेमेंट कर दो। उसने फर्जी पेमेंट दिखा के और गाड़ी को आगे ली। मैंने भैया पेमेंट, इतने में पावर बाइक से स्पीड में भगा के लेके गाड़ी को और पैसे लेके नीचे। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले में जांच अधिकारी बदलने की भी मांग की गई। पुलिस कमिश्नर ने परिजनों को इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर विकास पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश हो गए और ये वो केंद्र में इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस में डिप्टी डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव कर दिया है। इसके बाद वो जल्द ही नया पदभार संभालेंगे। वो 5 साल या अगले आदेश तक इस पद पर रह सकते हैं। इससे पूर्व वो कोटा ग्रामीण, कोटा शहर और नागौर में एसपी रह चुके हैं। वो पुलिस अपराध शाखा में डीसीपी और जयपुर दक्षिण में डीसीपी की भूमिका निभा चुके हैं। इसके साथ ही वो इंटेलिजेंस और सीआईडी मानवाधिकार में भी एसपी रह चुके हैं। इस समय वो पीएचक्यू में जयपुर के डीआईजी कार्मिक पद पर कार्यरत है। शर्मा परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करवा रहे हैं। अल्सीसर के बुजुर्ग ने गर्ल्स कॉलेज के पास शराब की दुकान का मामला प्रभारी सचिव डॉक्टर समीत शर्मा को बताया था। मामले में प्रभारी सचिव डॉक्टर समीत शर्मा ने तुरंत एक्शन लेते हुए खुद मोबाइल से फोटो खींचकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला स्तरीय बैठक में जिला आबकारी अधिकारी से जब जवाब मांगा गया तो जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत ने कॉलेज से करीब 220 मीटर पर शराब ठेका संचालित होने की बात कही, जबकि जांच करने पर ठेके और कॉलेज की दूरी 150 मीटर निकाली गई। इस पर जिला आबकारी अधिकारी को तुरंत चार्जशीट देने और मामले की जांच करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो मैंने वहाँ अल्सीसर जब विजिट किया था तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने बताया था कि यहाँ पे कोई शराब की दुकान है जो अवैध रूप से संचालित हो रही है, और उसमें ये बात बताई गई थी कि पास में गर्ल्स कॉलेज है। तो उसकी फिर गहनता से जांच की गई। शॉप थी ये, तो जो गोचर भूमि थी वहाँ पे संचालित थी। उसमें कलेक्टर के निर्देश के बावजूद और इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी, जिला प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री को कंप्लेंट दर्ज होने के बावजूद भी जिला आबकारी अधिकारी ने उसमें उचित एक्शन नहीं लिया। थाने से रिपोर्ट आई थी, उसमें भी जो दूरी है उसमें गलत बताई गई है। तो इसमें जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ ही चार्जशीट देने के निर्देश दिए हैं। एसपी साहब को भी मैंने कहा है कि जांच करके जो एसएचओ ने और जो हेड कांस्टेबल ने जिसमें गलत रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। राजसमंद के अमेठ कस्बे में चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया। चोर घर से 35 तोला सोना और 8 तोला चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश चोरों की वारदात को अंजाम देते हुए तस्वीरें कैद हुई। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पीड़ित चोरी की वारदात के वक्त अपने पैतृक गांव ननाना गया हुआ था। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। लोग कल शाम को ही गांव गए थे। सुबह में दाता हुक्म पधारे तो दरवाजे वगैरह सब टूटे हुए मिले। फिर हमें उन्होंने कॉल किया। हम सुबह आए तो देखा सब चोरी वगैरह हुई थी और सारी ज्वेलरी वगैरह लेके चले गए। अभी मौके पर पहुंचे और ये दिशा कंवर पत्नी सिंह है, घोड़ाजेत पाली के रहने वाले, जो कि 8 दिन से यहाँ घर पर नहीं थे। कल शाम को घंटा भर के लिए आकर चले गए। तो ये पीछे गेट से तो पहले घुसने की कोशिश की, उसने नहीं, उसके पर आगे से घुसकर अंदर गए। तो लगभग 32 तोला सोना, लगभग 20-22 लाख का है। बीकानेर के जिला प्रभारी सचिव नवीन जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रभारी सचिव ने आमजन की शिकायत निवारण के लिए कंट्रोल रूम को विशेष रूप से एक्टिव रखने के निर्देश दिए। इस दौरान नवीन जैन ने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। कंट्रोल रूम में कार्यरत अधिकारी कार्मिकों को ब्रीफिंग करने, फीडबैक लेने और माइक्रो मॉनिटरिंग करने पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आगामी 1 महीने में गर्मी और हीट वेव का प्रकोप बने रहने की आशंका है, जिससे आमजन को पानी और चिकित्सा से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जाए। इस दौरान प्रभारी सचिव ने पशुपालन विभाग से चारे के दाम और उपलब्धता की भी जानकारी ली। इस बार का जो मुख्य एजेंडा है वो हीट वेव
जो चल रही है, लू और तापघात के जो केस इस समय बढ़ने की संभावना है, उसके संबंध में बैठक थी। इसके अलावा इसमें अवैध खनन और महिला अत्याचार और वृक्षारोपण का जो अभियान आ रहा है, इस तरह के विषय भी थे। ई फाइलिंग पे कितनी प्रोग्रेस हुई है, इस तरह की बातचीत भी आज अधिकारियों के साथ की गई। तो सभी अधिकारियों के साथ बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद हम लोगों ने यही सबको निर्देशित किया है कि अगला जो 1 महीना है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म महीना रह सकता है और ऐसे में लोगों को पानी, बिजली और मेडिकल फैसिलिटीज़ की विशेष आवश्यकताएं रह सकती हैं। तो सभी अधिकारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, वो विशेष प्रिकॉशन लेते हुए अपनी अपनी परियोजनाओं और स्कीमों को समय पर पूरा करें। बाड़मेर की जिला कारागृह में कैदी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी धरना स्थल पहुंची। जेल अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार परिजनों से समझाइश कर रहे हैं। जिला कारागृह में कैदी जयसिंह निवासी डूंगरपुरा सनाऊ की आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई, लेकिन डॉक्टर्स के पहुंचने से पहले ही जयसिंह की मौत हो गई। आपने बताना चाहूँ कि आज सुबह 25 साल की उम्र रहा स्वर्गीय जयसिंह जी री जिला कारागृह रे मीना मृत्यु हुई। आप सोचो कि एक आदमी जो पिछले 8-10 दिन बीमार था, उन्हें कोई तरीके की चिकित्सा सुविधा को नहीं मिली। और संगम दुखद घटना यह है कि एक भाई रे हाथ मीना आप रे छोटा भाई री मृत्यु होते हुए देखे पड़ो, वो चिल्लाए पड़ो। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण थाना क्षेत्र के सोमानियों के धानी गेहूं गांव निवासी किशोर और किशोरी देर रात घर से गायब हो गए थे। उसके बाद दोनों के ही परिजनों ने किशोर और किशोरी को तलाशना शुरू किया, लेकिन दोनों नहीं मिले। वहीं परिजनों की रिपोर्ट करने के बाद मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे गांव सामान डालने की घटना है। रात को बच्चे ने जो फांसी खाकर खत्म हो गए और पुलिस ने हमें सूचना दी और पुलिस मौके पर आई और जांच कर रही। हाँ, एक ही गांव के एक परिवार के। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहे हैं। वहीं सरकार के बदलते ही सरहदी जिले के अधिकारी भी मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। बीडीओ नरपत सिंह भाटी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी चंद्रशेखर दवे ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार को लेकर टोलरेंस नीति पर कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर सरहदी जिले जैसलमेर के अधिकारी भी भ्रष्टाचार को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं। पंचायत समिति सागड़ा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आने के बाद बीडीओ नरपत सिंह भी अलर्ट मोड पर है। लगातार शिकायत मिलने के बाद कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पोखरण पंचायत समिति बीडीओ नरपत सिंह भाटी हमारे साथ में, हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के लगातार बड़े मामले सामने आ रहे हैं, आप भी एक्शन मोड पर है, क्या कहेंगे किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है? सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसकी अनुपालना में हमने पंचायतों में सरकार के निर्देश के अनुसार औचक निरीक्षण करने शुरू किए हैं और महात्मा गांधी नरेगा और अन्य जितनी भी स्कीम्स है उस पर हम कड़ी नज़र रखे जा रही है। और हमारी पंचायत समिति के जितने सहायक विकास अधिकारी है, हमारे सहायक अभियंता है और हमारे जेटी हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है कि वो मौके पे जाकर के और उन सारे कार्यों की गुणवत्ता युक्त मॉनिटरिंग करें। और मैंने भी 5-4 पंचायतों का मौके पे जाकर के निरीक्षण किया है और कुछ गंभीर अनियमितताएं सामने आई है जिनकी हमने विस्तृत जांच कमेटियां गठित करी है। जैसे ही जांच कमेटियों की रिपोर्ट आएगी हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। जिस तरीके से मामले सामने आए हैं कि कार्य नहीं हुए हैं, उसका भी भुगतान हो चुका है, उसको लेकर आप क्या एक्शन लेंगे? हमने ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस जारी करे हैं। जिनके खातों में पैसा गया है, जो अनियमित तरीके से गया, उनकी वसूली की कार्रवाई भी हम सुनवाई का अवसर देकर के शुरू करेंगे। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में ग्राम विकास अधिकारी है, सरपंच भी कुछ इस मामले में संलिप्त होते हैं, तो उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करेंगे? जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी भी कार्य करती है, क्या पुलिस में आप मामले दर्ज कराएंगे? जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कार्मिक हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जिस लेवल की कार्रवाई उचित होगी हम उस लेवल की कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।
ये थे हमारे साथ पंचायत समिति सागरा के बीडीओ नरपत सिंह भाटी। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, कई कार्यों का भुगतान भी उठ चुका है, लेकिन मौका स्थल पर कार्य नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहे हैं, उसी के निर्देशों के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। जहां पर अनियमितताएं पाई जाएगी, जहां पर कार्यों के भुगतान उठा लिया गया है, जहां पर भी ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी, जहां पर भी सरपंच की भी लापरवाही सामने आएगी या भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज करवाए जाएंगे। यहां तक भी हो सकता है कि एसीबी में भी मामले दर्ज करवाए जा सके। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज, पोखरण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते छोड़कर जाते हैं फिल्म ऑपरेशन मूनलाइट के धमाकेदार टीजर के साथ। 8 जून को राजस्थान के अपने OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस इंटरटेनमेंट पर फिल्म ऑपरेशन मूनलाइट रिलीज होगी। तो फर्स्ट इंडिया प्लस इंटरटेनमेंट पर फिल्म ऑपरेशन मूनलाइट देखना ना भूलिएगा। नमस्कार।